Good afternoon, students. Today we are discussing the previous year's examination questions of 1 mark only. So the first question of the first chapter, challenges to nation building. And first question is, name the leader of the freedom movement of India who was popularly known as Frontier Gandhi. उस नेता का नाम बताइए जिसने आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया और जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है. आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लीडर हु प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन द इंडियन यूनियन. उस नेता का नाम बताइए जिसने देशी रियासतों का एकीकरण भारत में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953. राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका निर्माण सन 1953 में किया गया, उसने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उसका आधार क्या था और व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. The basis of the report of States Reorganization Commission was that the boundaries of the states should reflect boundaries of the different languages. It means कि स्टेट फॉर्मेशन का आधार उस समय क्या बनाया गया था, भाषा को बनाया गया था, क्योंकि भारत देश का पहला राज्य, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज आंध्र प्रदेश, बिकॉज पोटी श्री रामुल्लू, द पर्सन हु वाज द कांग्रेस लीडर and demanded a separate state named Andhra Pradesh, and for this उन्होंने 56 डेज तक क्या किया था, फास्ट किया था. आफ्टर दैट उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण तुरंत जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को पहला भाषा के आधार पर राज्य का क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था. तो पहला स्टेट ऐसा कौन सा था जो लैंग्वेज बेस बनाया गया था, ध्यान रहे आंध्र प्रदेश, जिसका डिक्लेरेशन 1952 में हुआ और 1953 में उसको क्या कर दिया गया था, रिकॉग्नाइज कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग. ये मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो क्या करती थी, जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट थे उनको रिप्रेजेंट करती थी, जिसका जो फाउंडेशन ईयर था वो था 1906 बाय आगा खां, सलीमुल्ला एंड मोहम्मद अली जिन्ना. तो टू नेशन थ्योरी क्यों मुस्लिम लीग ने रखी? अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल. ब्रिटिश भारत जो है वो एक व्यक्ति का देश नहीं है बल्कि दो लोगों का देश है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे डिमांडेड दैट ब्रिटिश इंडिया मस्ट बी सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. One is India for Hindus and one is Pakistan for Muslims. That is why it demanded Pakistan a separate country for the Muslims. Next question, which four princely states of India initially resisted to join the Indian Union? किन चार भारतीय रियासतों ने शुरुआत में इनकार किया था भारत देश के संघ में शामिल होने से? Princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir, Manipur initially resisted to join the Indian Union. Next question, what was the huge of scale in the nation building at the time of India's independence? The huge of scale in the nation building at the time of India's independence was to shape a nation that was united yet accommodative of diversity in our society. 565 प्रिंसली स्टेट्स को कैसे यूनाइट करके एक सिंगल कंट्री के अंदर कन्वर्ट किया जाए और जितनी भी हमारी जो डाइवर्सिटीज़ थी उनको कैसे संभाला जाए, दैट्स वाज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बिफोर आवर इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया इन 1956. 1956 में 14 नए स्टेट बनाए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके हेड कौन थे, फजल अली. द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल एंड लीडर्स एंड ऑल्सो इट हेल्प टू प्रिजर्व द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया. अब देखिए, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने अपनी रिकमेंडेशन दी 14 न्यू स्टेट्स और 6 यूटीज़ का जो उन्होंने निर्माण किया था. उसका फ़ायदा ये हुआ था कि इंडिया और ज़्यादा यूनाइट हो गया था, क्योंकि जो लोगों की डिमांड थी, उनकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था.
Next, which two princely states refused to join either Pakistan or India at the time of independence? Hyderabad, Junagadh and Kashmir refused to join either Pakistan और इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय ये तीन ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? सहमति पत्र से आपका क्या अभिप्राय है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज अ लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन 1947। ये एक कानूनी क्या था? पत्र था, दस्तावेज था, जिसका निर्माण सन 1947 में हुआ। इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिंसली स्टेट्स विच वॉज साइंड बाय मोस्ट ऑफ द रूलर्स। किसी भी देशी रियासत को भारत में शामिल होने से पहले क्या करना पड़ता था? इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हेन एंड बाय whom was the tryst with destiny speech delivered? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये जो हिस्टोरिकल स्पीच था on the occasion of India's independence, it was delivered by Pandit Jawaharlal Nehru on the midnight of 14th-15th August 1947. Next question is, which theory was behind the partition of India in 1947? As we discussed earlier that the two-nation theory, which was advanced by Muslim League, was the main reason behind the partition of India in 1947. Next question is, how many princely states were in India at the time of its independence? At the time of independence there were 565 princely states in India. उस समय हमारे देश के अंदर 565 देशी रियासतें थी। Where was the tryst with destiny speech delivered by पंडित नेहरू? कहाँ पर दिया गया था ये जो ऐतिहासिक भाषण था? पंडित नेहरू delivered tryst with destiny speech from Red Fort, लाल किले से, दिल्ली on 15th of August 1947 before the Constituent Assembly of India. Give the name of two provinces which were also divided during the partition of India. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी दो रियासतें थी जो भारत विभाजन के समय उनका भी बंटवारा हुआ था। तो ये बंगाल और पंजाब। अब कम्युनल जोन्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो लाहौर, पंजाब और बंगाल ये तीनों ही ऐसी टेरिटरी थी जो क्या हो गई थी? कम्युनल जोन्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। लेकिन पार्टीशन जो इंडियन प्रोविंस का हुआ था वो पंजाब और बंगाल का क्या हुआ था? पार्टीशन के समय बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the leaders of national movement cherish the ideal of secular nation? Give any one reason. क्यों अधिकतर जो नेता थे वो किसके पक्ष में थे? वो एक धर्मनिरपेक्ष देश के पक्ष में थे। The leaders of the national movement cherished the ideal of the secular nation because they knew that India, that is Bharat, is a land of many religion. उन्हें पता था कि भारत कई धर्मों का, कई विश्वासों का देश है। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री इंडिया हैड टू फॉलो सेकुलर आइडियल्स। यही कारण था कि अगर भारत को इकट्ठा रहना है तो भारत को धर्मनिरपेक्षता का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। उसके भी हम 1 मार्क के क्वेश्चन जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं आज उनको हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, इट मीन्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952, सेकेंड 57, थर्ड 62, बिकॉज द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years. ओके, सो द पहले 3 जनरल आम चुनावों के अंदर जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस वन मोर सीट्स देन एनी अदर पार्टी। विच पार्टी स्टूड एट नंबर 2 ड्यूरिंग दिस इलेक्शन? इन तीनों इलेक्शन में जो कौन सी पार्टी थी जो नंबर 2 पे थी? तो उसका आंसर आएगा द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो CPI पार्टी थी वो सेकेंड पायदान के ऊपर थी पहले 3 जनरल इलेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the founder of Bharatiya Janasangh? The Bharatiya Janasangh was started by Shyama Prasad Mukherjee on 21st of October 1951 in Delhi. भारतीय जनसंघ जिसका आज सक्सेसर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आज भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनसंघ की स्थापना सन 1951 में 21 अक्टूबर दिल्ली के अंदर किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। Which political party led emphasis on the idea of one country, one culture and one nation? और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अखंड भारत को बनाने में किस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज़्यादा क्या कहते थे? उनकी विचारधारा थी, सबसे ज़्यादा चाहते थे भारतीय जनसंघ के लोग चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर क्या बनाया जाए? एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा हेल्ड? और इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1952, सन 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। कांग्रेस वन 364 सीट्स
and Communist Party of India won 16 seats and emerged second largest party. अब पहले आम चुनाव में 364 सीटों के साथ जीतकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और 16 सीटों के साथ जो मेजर सेकंड पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the Constitution of India ready and signed by the members of the Constituent Assembly? When did it came into effect? अब क्वेश्चन आता है कि कब इस पर साइन हुए, कब हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी एंड साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26th of November 1949. It came into effect on 26th of Jan 1950. Next question is, name the founder president of the Congress Socialist Party. What name was given to this party after 1948? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे और 1948 के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या नाम दिया गया? द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय आचार्य नरेंद्र देव इन 1948. द पार्टी वॉज नेम्ड आफ्टर 1948 एज कम्युनिस्ट पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, when and where was the first non-Congress state government formed after India's independence? Very important question. The first state was Kerala. Congress party faced defeat in Kerala in March 1957 assembly elections. The Communist Party won the largest number of seats in Kerala legislature, winning 60 out of 126 सीट्स. टोटल सीट कितनी थी? 126, जिसमें से जो आपकी 60 सीटें थी वो किसने जीती थी? कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी. 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसके साथ आ गए थे? कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आ गए थे. एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये पहली बार था कि जब किसी स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हुई थी? फॉर्म हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What were the election symbol of the Congress Party and भारतीय जनसंघ in the first general election of 1952? जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए उस समय कौन से इलेक्शन सिंबल के साथ भारतीय जनसंघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव में लड़ी थी? In the first general election of 1952, the pair of oxen, दो बैलों की जोड़ी, was the symbol of Congress Party. It was the symbol of political party, that was Congress, and lamp दीपक was the सिंबल ऑफ भारतीय जन संघ. दो बैलों की जोड़ी किसका सिंबल था? कांग्रेस पार्टी का. और दीपक जो लैंप था वो किसका था? भारतीय जन संघ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व, और एक दलीय प्रणाली में क्या अंतर है? वन पार्टी डोमिनेंस simply means dominance of one party in a democratic setup. Example, कांग्रेस पार्टी in the early years of independence. वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब सिंपल सा अर्थ क्या है कि चुनावों के समय किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनावों के समय किसी एक दल के द्वारा जीतना, लगातार जीतना, कई वर्षों तक लगातार एक दल का ही क्या रखना? प्रभुत्व बनाए रहना. On the other hand, one party system means existence of only one party in the country, that is Communist Party in China. और one party system का मतलब ये है कि the constitution of the country allows only one party to contest in the election and form the government. And the best example of one party system is China. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या है? चीन है. Our next question is, भारतीय जनसंघ लैंड एम्फेसिस on which टू मेन आइडियाज. भारतीय जनसंघ लेड एम्फेसिस किन दो मुद्दों को, किन दो विचारों पर सबसे अधिक भारतीय जनसंघ क्या करता है? बल देता है. भारतीय जनसंघ लेड एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग आइडियाज. फर्स्ट, रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत. अब भारतीय जनसंघ क्या चाहता था कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए. वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के सिद्धांत में भारतीय जनसंघ का क्या था? विश्वास था. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड. द डैश कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेट अप ऑन जनवरी 1950. सो इलेक्शन कमीशन जो था वो 25 जनवरी 1950 को बना था. और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है कि भैया सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे. काफ़ी बार ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है कि वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आंसर सिंपल है, सुकुमार सेन. Next question, who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? Answer is Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee of India. भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Next question, why did the critics think that elections in India will not be a success? Mention any two reasons. आलोचक ये मानते थे कि भारत देश के अंदर जो पहले आम चुनाव है वो सफल नहीं होंगे, बिकॉज इंडिया वॉज अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री. उनका मानना था कि भारत एक गरीब और अशिक्षित निरक्षर देश था.
Till mid of the 20th century, many countries of Europe had not given uniform rights to all women. 20वीं सदी के मध्य तक सभी यूरोपियन देशों ने महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं दिए थे. In this context, India's experiment with universal adult franchise appeared very bold and risky. क्योंकि भारत ने 26 जनवरी 1950 को उन सभी महिलाओं और पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दे दिया था जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे ऊपर की थी. तो ये कुछ क्रिटिक्स का ये मानना था कि भारत में प्रथम आम चुनाव क्या होंगे, असफल होंगे, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल क्या निकला, उनकी आशा के विपरीत. इट मीन्स जो वो चाहते थे उसके अपोजिट हुआ और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ, एक माइलस्टोन साबित हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंस 1989 अंटिल द इलेक्शंस ऑफ 2004 विच पार्टी हैज़ बीन गेनिंग स्ट्रेंथ इन लोकसभा. 1989 के इलेक्शन से और 2004 तक किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जो नंबर था, नंबर सिस्टम लोकसभा के अंदर, उसको इंक्रीज किया. तो उसका सिंपल सा आंसर आता है भारतीय जनता पार्टी. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द प्रीवियस year's examination questions of chapter 1st, challenges to nation building and era of one party dominance of 1 mark only. You should learn these questions and like this video and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.